सुबह की खामोशी एक तेज वाइब्रेशन से टूटती है। स्क्रीन पर एक बड़ा लाल ब्रेकिंग और लाइन, एक और सरकार गिर गई। एक पल के लिए यह सुनना असंभव सी लगती है। फिर समझ आता है कि यह अकेली घटना नहीं, यह एक पैटर्न है। 15 सेकंड की रील्स, एक सार्कास्टिक मीम और फिर सड़कें भर जाती हैं। कल तक जो युवा सिर्फ हंसते थे, आज वही डिजिटल क्रिएटिविटी लेकर मांग करने उतरे हैं। और इसी वीडियो में हम न्यूट्रली देखेंगे कि यह कैसे हुआ, कौन कौन पीछे हैं, आर्थिक राजनीतिक मायने क्या हैं, और कैसे एक पॉप कल्चर सिंबल वन पीस का स्ट्रा हैट इस कहानी का हिस्सा बन गया है। याद रखो, मीम्स अब सिर्फ मजाक नहीं, वे पल्स हैं। एक रिलेटेबल क्लिप वायरल होता है, फिर वही क्लिप हजारों लोगों के फीड में घुसता है और डिस्कॉर्ड या टेलीग्राम पर एक सरल मैसेज निकल जाता है, नाउ मूव। यही फॉर्मूला अब कई देशों में काम कर रहा है, नेपाल से लेकर पेरू तक, मोरक्को से लेकर माडागास्कर और इंडोनेशिया तक। पॉज, पंचलाइन, वायरलिटी, मोबिलाइजेशन। इकोसिस्टम में कोई सिंगल पपेट मास्टर नहीं होता, पर 3 एक्टर टाइप्स बार बार दिखते हैं। सबसे पहले ग्रास रूट्स यूथ कलेक्टिव्स, विद्यार्थी, गिग वर्कर्स, एंट्री लेवल एम्प्लॉयज, जिनकी शिकायतें वास्तविक हैं, नौकरियां नहीं, महंगाई और बेकार सार्वजनिक सेवाएं। दूसरा, ट्रेडिशनल पॉलिटिकल ऑपरेटर्स, वो जो अनरेस्ट को अपने फायदे के लिए कैप्चर करना चाहते हैं। तीसरा, अपॉर्चुनिस्ट्स, इन्फ्लुएंसर्स, सेंसेशनल मीडिया और क्रिमिनल एलिमेंट्स, जो अटेंशन या शॉर्ट टर्म लाभ के लिए उथल पुथल को एम्प्लीफाई करते हैं। अक्सर यही तीनों मिलकर एक मिक्स्ड मोटिव बनाते हैं। मंशा बहुस्तरीय होती है। कुछ लोगों की मंशा साफ है, बेहतर भविष्य, जवाबदेही और नौकरी। कुछ की टैक्टिकल होती है, सत्ता हासिल करना या नेगोशिएटिंग लेवरेज पाना। कुछ तो बस अटेंशन इकोनॉमी में फॉलोअर बढ़ाने और मोनेटाइजेशन चाहते हैं। इसीलिए हर वायरल कॉल टू एक्शन के पीछे मिक्स्ड मोटिव्स मिलेंगे, कुछ लेजिटिमेट, कुछ इंस्ट्रूमेंटल। यह आंदोलन अलग क्यों है? क्योंकि यह डिसेंट्रलाइज्ड है। कोई सिंगल लीडर नहीं जिसे अरेस्ट कर देने से मूवमेंट खत्म हो जाए। और यही इसकी ताकत भी, कमजोरी भी। ताकत इसलिए कि लोकल एनर्जी को तेजी से स्केल किया जा सकता है। कमजोरी इसलिए कि नैरेटिव आसानी से कैप्चर या डिस्टॉर्ट हो सकती है, मिस इन्फॉर्मेशन फैल सकती है, और फिजिकल कॉन्फ्रंटेशन में बदलने पर परिणाम भी भयानक हो सकते हैं। राजनीतिक मायने पर पीसफुल, टारगेटेड प्रोटेस्ट लोकतंत्र का हिस्सा है और जवाबदेही ला सकता है। पर जब प्रदर्शन हिंसक होते हैं, चुनाव प्रक्रियाओं में बाधा डालते हैं या इंस्टीट्यूशनल इरोजन को तेज करते हैं, तो लागत बड़ी होती है। नागरिक हताहत, जेलें और गवर्नेंस पर दीर्घकालिक असर। नेपाल और मोरक्को के हाल के मामलों में हमने दोनों प्रकार के असर देखे हैं, कभी नीतिगत बदलाव, कभी हिंसा और तबाही। आर्थिक परिप्रेक्ष्य भी जटिल है। छोटे अवधि में प्रोटेस्ट्स मेजरेबल इकोनॉमिक पेन लाते हैं, दुकानें बंद, टूरिज्म गिरता है, सप्लाई चेन्स बाधित होते हैं। निवेशक हेडलाइंस देखकर रिस्क असेस करते हैं। लगातार हेडलाइंस इंस्टेबिलिटी दिखाए तो कैपिटल फ्लाइट हो सकता है। पर अगर वही प्रोटेस्ट्स स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स को जन्म दें, करप्शन कम हो, पब्लिक स्पेंडिंग बेहतर हो, तो दीर्घकालिक में आर्थिक सुधार संभव है। इसका निष्कर्ष, शॉर्ट टर्म पेन वर्स लॉन्ग टर्म रिफॉर्म, कॉन्टेक्स्ट डिपेंडेंट। तकनीक की भूमिका निर्णायक है। डिस्कॉर्ड, टेलीग्राम एंड शॉर्ट फॉर्म वीडियो प्लेटफॉर्म्स ऑर्गेनाइजिंग को टर्बोचार्ज करते हैं, पर इंक्रिप्शन और इफेमेरल कंटेंट मिस इन्फॉर्मेशन और एक्सटर्नल इन्फिल्ट्रेशन के जोखिम भी बढ़ाते हैं। प्लेटफॉर्म्स सिविक एक्शन इनेबल करते हैं और उसी समय वल्नरेबिलिटीज खोलते हैं। यह एक कल्चरल ट्विस्ट है, वन पीस जैसे पॉप कल्चर सिंबल्स का प्रयोग। कुछ प्रोटेस्ट्स में स्ट्रॉ हैट स्कल ने आइडेंटिटी का काम किया, एक रिकॉग्नाइजेबल, रीमिक्सेबल एम्बलम जो नैरेटिव को मिथिक तरीके से फ्रेम करता है। हम टिरनी के खिलाफ हैं। एनिमे फैंडम्स ऑलरेडी नेटवर्क्ड हैं। यही नेटवर्क इमेजरी और टेम्पलेट्स मिनटों में ग्लोबल तक फैला देता है। ये सिंबलाइजेशन मूवमेंट को विजिबिलिटी और कोहीजन देता है, पर साथ में डिस्ट्रैक्शन का खतरा भी लाता है।
न्यूआंस्ड डिमांड्स कार्टूनिश स्पेक्टेकल में खो सकते हैं और अपॉर्चुनिस्ट्स इसे मोनेटाइज कर सकते हैं। किसे फायदा होता है और किसे नुकसान। शॉर्ट टर्म विनर्स वे हैं जो मोमेंटम को पॉलिटिकल कैपिटल में बदल पाते हैं। ऑपोजिशन एक्टर्स, वायरल इन्फ्लुएंसर्स, सेंसेशनल मीडिया। लॉन्ग टर्म विनर्स वही हो सकते हैं जो रिफॉर्म्स इंस्टीट्यूलाइज कराएं, अगर वही हप्पन करें। नुकसान सीधे लोगों पर आता है। डेली वेज वर्कर्स, छोटे व्यवसाय, टूरिज्म से डिपेंड करने वाले और एक कमजोर इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क वाले नागरिक। रीजनल कंटेजियन बढ़े तो ग्लोबल मार्केट्स पर रिपल इफेक्ट्स भी दिख सकते हैं। नीति निर्माताओं के पास विकल्प सीमित हैं, पर निर्णायक अडेप्ट या रिप्रेस। अडेप्टेशन का मतलब टारगेटेड रिफॉर्म्स, ट्रांसपेरेंसी और इकोनॉमिक रिलीफ। रिप्रेशन का मतलब बैन्स, सर्वेलेंस और क्रैकडाउन, जो शॉर्ट टर्म ऑर्डर दे सकता है पर लॉन्ग टर्म लेजिटिमेसी खो सकता है। डिजिटल गवर्नेंस में बैलेंस ढूंढना कठिन पर आवश्यक है। अंत में यह लड़ाई अब सिर्फ पॉलिटिकल नैरेटिव की नहीं है, यह पार्टिसिपेशन और फ्यूचर क्लेम्स की लड़ाई है। सवाल तुम्हारा है, स्पेक्टेटर बनोगे या एक्टिव इन्फॉर्म्ड पार्टिसिपेंट? न्यूट्रल ऑब्जर्वर के रूप में जो कहना है वह यह, हर घटना को सोर्स, मोटिव, कॉन्सिक्वेंस के प्रिज्म से जांचना जरूरी है। और हां, वही स्ट्रॉ हैट हवा में है, कभी आशा का प्रतीक, कभी डिस्ट्रैक्शन का मास्क। ऊपर बताई हर चीज का अर्थ यह है कि यहां विनर और लूजर दोनों हैं, और जैसा भी परिणाम आए उसका असली परिमाण तभी नापना चाहिए जब हेडलाइंस ठंडी हों और पॉलिसीज मापी जा सकें। कमेंट करो, सोचो और इन्फॉर्म्ड रूप से हिस्सा बनो। न्यूट्रैलिटी में पैसिव होना नहीं, समझना है।